Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKC ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस. मैं देवेश मौर्य. आज आपको एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं. तो आपको एक हम टॉपिक जो लेकर के आए हैं वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आज हम आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको भी हम आपको वहाँ पे सॉल्व कराएंगे. तो जैसा आपको जानकारी होगी कि आप जो एमएनएस की जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है. और क्यों पोस्टपोन हो गया वो भी आपको पता है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी जो है ये क्या है बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड हो रही है. तो इससे सबको बच के रहना है. तो इसी के मद्देनज़र देखते हुए तो आपके जो एग्ज़ाम है तो 2 से ढाई महीने आपके लेट होने की संभावना है. तो आपको फिर से मौका मिल गया है कि आप दोबारा से अपने आप को जी जान से लगा करके एमएनएस की तैयारी में जुट जाइए. और ये जो चैप्टर है कोई भी डिफेंस एग्जाम अगर होता है तो वहाँ पे डिफेंस एग्जाम के लिए भी क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो ये चैप्टर्स के बारे में जब आप देखेंगे तो आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज लेकर के आए हैं कि जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से वहाँ पे सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कर लेंगे. तो हम लेट ना करते हुए चलिए इस टॉपिक को हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट जब करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि कितने यहाँ पे एरियाज हैं, यानी रिसर्च के बायोटेक्नोलॉजी के जो रिसर्च हैं उस रिसर्च के कितने एरियाज हैं. हाउ मेनी क्रिटिकल एरियाज ऑफ रिसर्च ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो आपको क्या बताना है कि 3 क्रिटिकल एरियाज रिसर्च ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल एरियाज हैं. तो जिसको आप जानते हैं कि पहला क्या है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिक यूजुअली माइक्रोब्स आर प्योर एंजाइम्स. ठीक है, ये तीनों लाइन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर लेना है. दूसरा आप जानते हैं कि क्रिएटिंग ए ऑप्शनल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटालिस्ट टू एक्ट. मतलब हम क्या करते हैं कि जब वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि जिससे वहाँ से क्या होगा कि जो भी वहाँ पे कैटालिस्ट होंगे वो अपना वर्क बेटर कर सके. ठीक है, नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है. तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का जो एरियाज है इसमें हम क्या करते हैं कि जब वहाँ पे कि इस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं तो क्या होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे मिक्सचर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. तो क्या होता है उसमें ढेर सारे क्या होती हैं इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं. तो उसको प्योर फार्म में कन्वर्ट करने के लिए तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग चलता है. तो जिसमें क्या किया जाता है उसको हम प्यूरिफाई करते हैं. ठीक है, और प्यूरिफाई करने के बाद प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, देन फिर उसकी मार्केटिंग किया जाता है. तो चलिए ये तो आप जानने के बाद एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उस बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के कितने एरियाज हैं, कई एरियाज हैं जिस वहाँ पे हम इसके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं. तो पहला क्या है एग्रीकल्चर के रूप में, यानी हम कहाँ पे यूज करते हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के आने से हमारी जो यील्ड है वो क्या हो गए मेनी टाइम्स इंक्रीज कर गई है, जिससे जो डिमांड ऑफ फूड है, ठीक है, बाय द पॉपुलेशन
वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उस डिमांड को पूरा किया जा रहा है कि यानी सभी को यानी हेल्दी फूड्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला देखते हैं कि मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में देखा जाएगा तो मेडिसिन के क्षेत्र में पहला क्या है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। क्या है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या है कि इंसुलिन आपको पता है कि जिसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, डायबिटीज पेशेंट अगर कोई है तो उस डायबिटीज के पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए इंसुलिन क्या किया था, उसको दिया जाता है। तो इंसुलिन यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से इंसुलिन को बना रहे हैं और डायबिटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट में हम उसको यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जीन थेरेपी आप पढ़ते होंगे मेडिकल के फील्ड में, तो अगर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, क्या है, एक कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है या डिफेक्टिव जीन है, तो उस डिफेक्टिव जीन को हम क्या करते हैं, वहां से रिप्लेस कर देते हैं और उसके स्थान पे डिफेक्टिव जीन के प्लेस पे हेल्दी जीन का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो उस डिफेक्टिव जीन से जो डिसऑर्डर्स हैं तो उसको जीन थेरेपी के थ्रू हम उस डिसऑर्डर्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो जीन थेरेपी हो गया। फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, अगला क्या है कि मेडिकल के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज कहां पे किया जा रहा है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी इसका यूज किया जा रहा है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या होता है कि जैसे वहां पे कोई सिम्टम्स के अपीयर होने से पहले बॉडी में अगर कोई पैथोजन प्रेजेंट है जो डिजीज जिससे डेवलप हो सकता है तो उसको डायग्नोस कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब उसके लिए कौन कौन से हैं, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपका है, एलिसा टेस्ट है, पीसीआर है, इन सब के माध्यम से वहां पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब बात आती है वहां पे तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, तो दीज आर दोज एनिमल्स विच आर प्रिपेयर्ड या मेड बाय द इंसर्ट ऑफ जीन या आर मैनिपुलेशन ऑफ जीन। मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द मैनिपुलेशन ऑफ जीन, मतलब जिसका क्या कहता है, जीन का मैनिपुलेशन कहता है, या एनिमल में फॉरेन जीन को हम इंसर्ट करते हैं। तो जब फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाता है। तो उस ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या क्या यूज है, तो केमिकल सेफ्टी के रूप में यूज करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, वैक्सीन को सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, यानी वैक्सीन हमारा सेफ्टी है कि नहीं है तो ट्रांसजेनिक एनिमल के को बना करके उसी पे यूज किया जाएगा। स्टडी ऑफ डिजीज को स्टडी करने में यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जब आप पढ़ते हैं तो स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसको स्टडी करने के पर्पज से यहाँ पे यूज करते हैं। फिर बात आती है कि नेक्स्ट इथिकल इशूज कुछ है, कुछ मतलब सामाजिक मुद्दे हैं इथिकल इशूज कि यहाँ पे कि वो सामाजिक मुद्दे क्या हैं कि जिसको जैसे मान लें हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया तो ट्रांसजेनिक एनिमल हम क्या करते हैं, एनिमल के जीन को चेंजेस करते हैं। तो एनिमल में क्या होता है कि जब जीन में चेंज होता है तो उसकी जीनिक संरचना बदल जाती है, तो जीनिक संरचना वो बदल जाती है, तो वो जो ट्रांसजेनिक एनिमल है ये ह्यूमन के लिए वो क्या है, लाभदायक है कि हानिकारक है, ठीक है, या एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं तो एनिमल पे तमाम प्रकार की, तो यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, ठीक है, या एनिमल राइट्स होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या होते हैं, उनके लिए एक इशूज बनता है कि जानवरों पे अत्याचार क्यों किया जा रहा है। तो ऐसे ही इथिकल इशूज के बारे में पढ़ते हैं। तो इथिकल इशूज को वहां पे तो यहाँ पे तो जो उसमें 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, किसके किसके बारे में, एक बायोपायरेसी है, एक बायोपेटेंट है, एक जीएक है। तो इन सब के बारे में आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि जैसे आपका ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। फिर रेड बायोटेक्नोलॉजी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हाट इज द रेड बायोटेक्नोलॉजी, तो आप किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जब आप नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो
यहाँ पे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सब आप पढ़ेंगे, तो ये भी किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, अब इतना जानने के बाद हम नेक्स्ट अब आपको एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। ठीक है, तो उसके बारे में चलिए स्टडी करते हैं। ठीक, तो यहां पे जब आप सबसे पहला आता है टॉपिक, ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जब पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन के बारे में, तो देखते हैं कि यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, यानी फूड को प्रोडक्शन करने के लिए भी यानी बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लिया गया। तो शुरुआत में आप देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग जब एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे तो एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, यानी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होता था। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्या है, तो जब हम एग्रीकल्चर यानी खेती किया जाए किसका यूज करके, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स को यूज करें, यानी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स को यूज करके अगर वहां पे कोई भी खेती करते हैं या एग्रीकल्चर्स हम करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, अब जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके बारे में तो इसकी कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, कुछ कमियां है। तो ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर है, यानी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो है, ये क्या है, एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स, यानी जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है, मींस काफी महंगा पड़ता है। कैसे फार्मर के, इन डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी जो डेवलपिंग वर्ल्ड के जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या है कि यह जो मेथड्स है एग्रीकल्चर का, एग्रोकेमिकल बेस्ड मेथड, वो काफी क्या है, एक्सपेंसिव है। साथ ही साथ हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के लिए भी कैसा है, हानिकारक है। ठीक है, क्यों हानिकारक है, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, यानी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो होते हैं, सॉइल और वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉइल को पॉल्यूशन कर देंगे, वाटर को पॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, या कह सकते हैं इन्वायरमेंट को इफेक्ट डालते हैं। ठीक, और डेवलपिंग वर्ल्ड्स के जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है। कौन सा, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। तो फिर उसके बाद अगला आपका स्टार्टिंग होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में। किसके बारे में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है कि वहां पे हम क्या करते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक होती है। उस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के द्वारा हम प्लांट की न्यू वेराइटीज तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, प्लांट की न्यू वेराइटीज तैयार की जाती है। किसके द्वारा, प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब उस प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा प्लांट की नई वेराइटीज डेवलप करेंगे, फिर नई वेराइटीज के द्वारा हम अपने यील्ड को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है, तो यहाँ पे इंप्रूव क्रॉप वेराइटीज को यूज किया जाएगा। और इंप्रूव क्रॉप वेराइटीज किसके द्वारा बनेगी, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा बनेगी। अब आगे हम क्या देखते हैं कि ये जो दोनों मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स के बारे में जब हम देखते हैं तो ये दोनों मेथड किसके अंतर्गत आता है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग कम्स अंडर द ग्रीन रिवोल्यूशन। फिर थोड़ा सा ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में आपको जानकारी दें कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वहां पे कौन कहलाते हैं, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा गया है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में तो कौन है, यान बोरलाग। क्या बताएंगे, यान बोरलाग नामक साइंटिस्ट हैं, तो जिनको क्या कहा गया है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन
जिनको क्या कहा गया है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, इनको कहा गया है। तो ये जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको जानकारी के बाद तो इन सब ने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन ने भी काफी अपना रोल प्ले किया इंक्रीज करने में प्रोडक्शन को। तो आपको बताया गया कि दोनों मेथड जो होते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो दोनों मेथड थे, इन मेथड के द्वारा हमने अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को 3 टाइम्स बढ़ा लिया, मतलब ट्रिपलिंग कर दिया, यानी 3 गुना हम कह सकते हैं इस मेथड के जरिए हमने बढ़ा दिया। कितना गुना? 3 टाइम्स बढ़ा दिया। लेकिन ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जब पॉपुलेशन जो है हम लोगों की वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन फर्दर अब 3 गुना बढ़ाने के बाद फिर अब इन दोनों मेथड के द्वारा फर्दर जो क्रॉप की यील्ड है वो हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और लेकिन जो डिमांड है वो फूड की वो उससे कहीं ज्यादा है जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पॉइंट को समझिएगा कि इन दिस मेथड वी सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड, यानी फूड को लगभग हमने 3 गुना तक बढ़ा डाला। बट इट इज नॉट इनफ, लेकिन यह क्या है, अब प्रेजेंट टाइम में इनफ नहीं रह गई है, पर्याप्त नहीं रह गई है, ठीक है। फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी जो लगातार ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उन सबको हम भोजन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड आल्सो नॉट पॉसिबल बाय एबव मेथड, यानी 3 गुना बढ़ाने के बाद फिर हम और यानी एग्रो केमिकल्स यूज कर लें या और इंप्रूव वेराइटीज डेवलप करने के बावजूद भी फर्दर हम इसकी वेराइटीज के द्वारा या एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के द्वारा प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तब क्या हुआ कि जब नहीं बढ़ा पाए तो पॉसिबल जो सलूशन आया कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वहां पे किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ? बायोटेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। जहां पे बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई, मतलब उसमें शामिल हुआ कि हम फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो फूड को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? तो प्लांट या एनिमल के जीन में चेंजेस किया गया, मैनिपुलेशन किया गया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का क्या नाम दिया गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नाम दिया, ठीक है। तो क्या नाम दिया कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी स्टार्टिंग किया गया। क्या स्टार्टिंग किया गया कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड, यानी उस प्लांट के जीन को एक्सचेंज किया गया या मैनिपुलेशन किया गया, जिसके द्वारा न्यू वेराइटीज एंड बेटर वेराइटीज डेवलप हुई। उस बेटर वेराइटीज के द्वारा हमने प्लांट के प्रोडक्शन को या यील्ड को हमने फिर अगेन उसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो लिखा गया कि यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज ए पॉसिबल सॉल्यूशन इन इंक्रीज द फर्दर यील्ड, यानी फर्दर यील्ड को बढ़ाने के लिए पॉसिबल सॉल्यूशन के रूप में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज किया गया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे कौन कौन से हैं कि जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा गया? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं? बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गए, एनिमल्स भी हो गए, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, यानी जिनके जीन को हमने अल्टर्ड कर दिया, बदल दिया मैनिपुलेशन के द्वारा, ठीक है। तो मैनिपुलेशन यानी जीन मैनिपुलेशन इज आल्सो नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी वो जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ जाने के बाद तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। तो अब आता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट थे हम उसको किस किस पर्पस से यूज करते हैं, ठीक है। यानी हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो एग्रीकल्चर्स में उनका क्या यूज है, तो उस यूज के बारे में चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से आगे देखिए। तो जैसे पहला क्या है कि मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। तो एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब हम प्लांट को ऐसा बनाएंगे, यानी जीन का मैनिपुलेशन प्लांट में करेंगे तो वो प्लांट क्या होगा कि एबायोटिक स्ट्रेस में बेटर अपने आप को एडाप्ट करेगा,
ठीक है। बेटर अडॉप्ट करने का मतलब अगर कोल्ड ज्यादा हो जाए तो नो इफेक्ट ऑन द प्लांट, ड्राउट कंडीशन आ जाए फिर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो अपने आप को बेटर अडॉप्ट करेगा। साल्टी एरिया में अगर पहुंच गया, साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, फिर भी प्लांट को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या हीट टेम्परेचर जिसको आप कह सकते हैं कम या ज्यादा, यानी हीट का मतलब मीन्स अमाउंट यहाँ पे ज्यादा हो गया तो प्लांट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा प्लांट हम डेवलप कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कि जहां पे उसका कोल्ड, ड्राउट, साल्ट या हीट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स ऐसे कंडीशन में प्लांट बेटर सर्वाइव करते। देखा होगा जैसे आपने कि जैसे हमारे यहाँ जो क्रॉप प्लांट होती हैं, कभी कभी क्या होता है जैसे ही समर का मौसम आ जाता है यानी समर सीजन आता है तो उस समर सीजन में वो या ड्राई कंडीशन में पौधा क्या होता है डिस्ट्रॉय होने लगता है, नष्ट होने लगता है। या रेनी सीजन में क्या होता है जब पानी के पौधे के पास पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ढेर सारा पानी पौधे के आसपास इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी में वो पौधा सरवाइव नहीं कर पाता। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने ऐसा करके दिखाया कि अगर डिफरेंट या एबायोटिक स्ट्रेस अगर कंडीशन है या अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है तो उस अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में पौधा अपने आप को बेटर सरवाइव करेगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज्ड इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, ठीक है। तो जो प्लांट के द्वारा जो मिनरल्स के उपयोग करने की क्षमता है उसको बढ़ा दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स की को उपयोग कर सके, यानी प्लांट के अंदर जो मिनरल्स होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे, ज्यादा से ज्यादा सॉइल से कम ले, प्लांट के अंदर ही जो मिनरल्स हैं उनकी उपयोग ज्यादा से ज्यादा करे। सपोज कि मान लीजिए कोई लीफ डिस्ट्रॉय होने वाली होगी तो लीफ में जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट होंगे वहां पे वो ट्रांसलोकेट हो करके न्यू लीफ के पास आ जाए। तो ये प्रोसेस किया गया तो जिससे क्या होगा, तो इस प्रोसेस के द्वारा क्या हुआ कि अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी यानी ज्यादा से ज्यादा क्या करता है प्लांट वगैरह सारे मिनरल्स ले लेते हैं तो सॉइल में मिनरल्स की कमी हो जाती है तो सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है। तो उसी की फिर प्लांट की इफिशियंसी को ऐसा बनाया गया कि वो मिनरल्स के असिस को वो अपने आप को बढ़ा ले, तो जिससे फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज ना होने पाए। तीसरा बात आती है टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, यानी प्लांट में जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है तो अगला प्रोसेस ये किया गया कि उस न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ाया जाए। अब न्यूट्रिशनल क्वालिटी को जैसे आपको मान लीजिए कोई आप फूड खाते हैं, क्या खाते हैं आप फूड खा रहे हैं तो उस फूड में क्या हो गया कि आपको सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं है, लाइक एज ए कार्बोहाइड्रेट्स के अमाउंट कम है या स्पेसिफिक अमीनो एसिड उसमें नहीं पाया जा रहा है या स्पेसिफिक विटामिन एब्सेंट है। तो हम क्या करेंगे, कोई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक विटामिन्स को जो बनाने वाला जीन होगा उसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे तो प्लांट के अंदर वो स्पेसिफिक विटामिन्स बनने लगेगा तो जिसके कारण वो न्यूट्रिशन हमको प्लांट के जरिए हमको मिल सकेगा। तो उसी को इनहेंस करने के लिए तो वहां पे भी यहाँ पे यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट यूज किए जाते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो एग्जाम्पल में आपको जैसे बताया गया गोल्डन राइस के बारे में बताया गया, तो गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन ए इनरिच्ड राइस होता है जिसमें विटामिन ए की क्या होती है सफिशिएंट अमाउंट प्रेजेंट होता है गोल्डन राइस में। बाकी आपको पता है कि अगर विटामिन ए की अगर वहां पे डिफिशियंसी हो जाए, क्या हो जाए, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन सा डिजीज काज होता है, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। कौन सा डिजीज हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब किसी को नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, सबको विटामिन ए सफिशिएंट अमाउंट में हमको चावल से ही मिल जाए तो क्या बात है,
ठीक है, तो हुआ क्या कि इस राइस के प्लांट में, किसके, राइस में क्या किया गया कि जीन ऑफ बीटा कैरोटीन को ट्रांसफर कर दिया गया, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प के द्वारा राइस में बीटा कैरोटीन जीन को उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। तो जब राइस को अंदर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि तो बताया गया कि बीटा कैरोटीन जो होता है यह सोर्स ऑफ विटामिन ए का सोर्स होता है। जब बीटा कैरोटीन जीन राइस के अंदर डाल दिया गया तो राइस के अंदर बीटा कैरोटीन बनने लगा और उसी बीटा कैरोटीन से विटामिन ए का भी फॉर्मेशन राइस में स्टार्ट हो गया। अब जिसके कारण तो ये जो डिफिशियंसी हो रही थी के कारण जो डिजीज हो रहा था नाइट ब्लाइंडनेस, अब वो उसको हम ट्रीटमेंट केवल आसानी से चावल को खा करके कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया। तो ये जो गोल्डन राइस है तो इसको डेवलप किसने किया था, तो गोल्डन राइस की जब बात आती है डेवलप करने की तो इसको किसने डेवलप किया था, एंगोपोट्रिकस एंड पीफर बेयर नामक साइंटिस्ट थे तो जिन्होंने गोल्डन राइस को डेवलप किया था। फिर बात आती है हेल्प टू रिड्यूस, नेक्स्ट पॉइंट जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में जब देखते हैं चौथा कि हेल्प टू रिड्यूस, हेल्प टू रिड्यूस, ठीक है, तो हेल्प टू रिड्यूस की जब बात आती है, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जब हम बढ़ते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे रोका जाए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या है कि जैसे हम कोई क्रॉप को ग्रो कराते हैं, फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप टोमेटो को ले लीजिए, क्या ले लेंगे, टमाटर। तो टमाटर जब हमारी क्या होती है फसल पक करके तैयार हो जाती है, हम टमाटर को तोड़ करके घर पे लाते हैं तो टमाटर को हम ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं स्टोर कर पाते, क्योंकि उसकी टमाटर की जो सेल वॉल होगी उसमें वो क्या होती है डिजॉल्व होने लगती है और जिसके कारण क्या होगा कि वो जल्दी से जल्द वो सड़ने लगेगा, टमाटर खराब हो जाएगा। तो ऐसे जितनी भी फसल्स होती हैं, क्रॉप प्लांट होती हैं, तो जब पोस्ट हार्वेस्ट कर लेते हैं यानी फसल पक करके तैयार होने के बाद जब हम घरों पे स्टोर करते हैं तो ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाते, खास करके वेजिटेबल को। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ने बताया कि जो हम फसल को काटने के बाद हम अब क्या करेंगे, कोई भी फसल होगी वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वहां पे भी बताया गया कि एग्जाम्पल में लिया गया कि फ्लेवर सेवर टोमेटो नामक वेराइटीज होती है। कौन सी वेराइटीज, फ्लेवर सेवर टोमेटो जो वेराइटीज होती है, ये टोमेटो की एक वेराइटीज डेवलप की गई है, ठीक है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोकने का काम करती है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है डेवलप किसके द्वारा किया गया, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा। यह वेराइटीज कौन सी टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप की गई, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा यह क्या हो गया, डेवलप किया गया। और इसमें किया क्या गया कि यहाँ पे एक एंजाइम्स होता है तो जिसका नाम क्या है, पॉलीगैलेक्ट्रोनेस एंजाइम होता है। तो इसी जीन को बनाने या इस एंजाइम को जो बनाने वाला जीन था उस जीन को इनहिबिट कर दिया गया, मतलब उसके जीन को बनने की प्रक्रिया यानी जो एंजाइम वो जीन बना रहा था तो उस जीन के कार्य को ही रोक दिया गया, तो जिसके कारण वो एंजाइम नहीं बना पाया। लेकिन आपको जाना कि एंजाइम करता क्या था, तो ये एंजाइम क्या करता था, पेक्टिन को डिसॉल्व करता था। लेकिन किया क्या गया, तो इस एंजाइम को बनाने वाले जीन को ही वहां पे इनहिबिट कर दिया गया। तो जब इनहिबिट कर दिया गया तो वहां पे तो ये एंजाइम नहीं बन पाया। जब एंजाइम नहीं बन पाएगा तब उसका पेक्टिन डिसॉल्व नहीं होगा, और जब पेक्टिन डिसॉल्व नहीं होगा तो वो जो टोमेटोज की वेराइटीज होगी वो क्या होगी, फ्रेश रहेगी, और फ्रेश के साथ साथ उसका फ्लेवर भी मेंटेन रहेगा और हम उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आगे टॉपिक को देखते हैं हम। तो अगला जब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं उनका हम क्या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज हम क्या कर सकते हैं कि
बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी हम तैयार कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मतलब मेडिसिन वगैरह, यानी मेडिसिन कह लीजिए या ड्रग्स कह लीजिए, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के द्वारा हम मेडिसिन का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, यानी वहां पे मेडिसिन के प्रोडक्शन की कैपेसिटी डेवलप कर दे रहे हैं, यानी जीन वहां पे ट्रांसफर करके। कैसे किया गया? तो एग्जाम्पल लिया गया कि प्रोडक्ट ऑफ हिरोडीन, यानी प्रोडक्शन ऑफ हिरोडीन। तो हिरोडीन जो होता है ये क्या है, इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो एक इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। क्या होता है? हिरोडीन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन दैट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ब्लड के क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। अब हिरोडीन के बारे में जब पढ़ेंगे तो हिरोडीन के जीन को, यानी जो जीन हिरोडीन को बनाता है उसको क्या किया गया? केमिकली सिंथेसाइज किया गया। सिंथेसाइज करने के बाद उस जीन को ब्रेसिका नैपस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया? ब्रेसिका नैपस प्लांट की वेराइटीज है। अब जब तो इंट्रोड्यूस किया गया तो वो जीन क्या किया, तो वहां पे हिरोडीन, ये हिरोडीन यहां पे ब्रेसिका नैपस में बनने लगा, और बनने के बाद वह हिरोडीन कहां पे इकट्ठा हुआ, यानी एक्यूमुलेटेड हुआ, सीड में इकट्ठा हुआ, यानी सीड में जा करके हिरोडीन वहां पे एक्यूमुलेट हो गया। फिर उस सीड से हमने क्या किया, उस हिरोडीन को सेपरेट किया, फिर उसको प्यूरिफाइड किया, फिर उसको हम मेडिसिन के रूप में यूज करना स्टार्ट कर दिए। तो ये था कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम मेडिसिन भी या बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी तैयार कर सकते हैं। अगली जब बात आती है तो टू प्रोड्यूस हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, क्या होते हैं हर्बिसाइड्स? क्या होते हैं कि ये इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं, हर्ब को डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी हर्ब को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जो केमिकल्स यूज करेंगे दैट इज नोन एज हर्बिसाइड्स कहलाएगा। अब क्या किया गया कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हर्बिसाइड्स अपने खेतों में यूज करते हैं तो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं तो उसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं हर्बिसाइड्स को। लेकिन कभी भी क्या होता है कि जो हमारी क्रॉप प्लांट होती है वो भी क्या होती है, उस हर्बिसाइड के द्वारा क्रॉप प्लांट अनवांटेड प्लांट के साथ साथ वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो लेकिन हमको करना क्या है कि ऐसे अपने क्रॉप को बदल देना है, यानी उसको चेंज कर देना है कि उस पे हर्बिसाइड्स का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हुआ क्या, तो वही चीज यहां पे बनाया गया कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाया गया, ठीक है। वहां पे उसकी जीन के मैनिपुलेशन के द्वारा। फिर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट क्या था? टोबैको था। यानी जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट उसे कहते हैं कि द प्लांट विच आर मेड बाय द मैनिपुलेशन ऑफ जीन। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि उनके अंदर जीन का ट्रांसफर किया गया है, उनका जीनिक संरचना बदली गई है, तो उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट भी कह सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल भी कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट था वो क्या था? टोबैको था। टोबैको को हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बनाया गया। अब ध्यान देंगे तो अब यहाँ पे जो टोबैको प्लांट होता है उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होता है अगेंस्ट वीडीसाइड, यानी हर्बिसाइड कह लीजिए या वीडीसाइड भी आप यूज कर सकते हैं। वीडीसाइड का मतलब द केमिकल विच डिस्ट्रॉय द वीड। वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारी क्रॉप फील्ड में ग्रो कर जाते हैं, तो उसको वीड कहते हैं। उस वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाएगा वह केमिकल आपका क्या कहलाएगा? वीडीसाइड कह लीजिए या हर्बिसाइड्स कह लेंगे। तो हर्बिसाइड यानी क्या होता है? ये केमिकल है, ग्लाइफॉस्फेट इज ए हर्बिसाइड या इज ए केमिकल दैट डिस्ट्रॉय वीड। लेकिन हमने क्या किया, टोबैको में इसके अगेंस्ट जीन हमने क्या किया? डेवलप कर दिया, वो उसके रेजिस्टेंस हो गया। मींस इस वीड के कारण टोबैको प्लांट डिस्ट्रॉय अब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि रिड्यूस डिपेंडेंट ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, अगला और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है
कि जीएम प्लांट को क्या किया गया कि जो हम खेती करते हैं यानी प्लांट के जो प्रोडक्शन के लिए बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ठीक है, या केमिकल्स यूज करते हैं या फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो उस पे जो डिपेंडेंसी थी उस डिपेंडेंसी को भी बायोटेक्नोलॉजी ने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया कि मतलब अब जो हम खेती करेंगे हम पेस्टिसाइड पे डिपेंड नहीं रहेंगे, फर्टिलाइजर पे डिपेंड नहीं रहेंगे या केमिकल पे डिपेंड्स नहीं रहेंगे। तो ऐसे प्लांट को वहां पे डेवलप किया गया। तो एग्जाम्पल की जब बात आती है तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। अब ये दो प्लांट जो हैं तो आपके टॉपिक में इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसे डेवलप किए गए, कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंट के रूप में डेवलप हुए, तो उनके बारे में चलिए हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्या है, बात आती है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट की। किसकी बात आती है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट की जब बात आती है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो यहां पे देखिए तो होता क्या है कि यहां पे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट का एग्जाम्पल लेकर के आपको क्या पढ़ा जाता है, बीटी कॉटन। यानी बीटी कॉटन एक प्लांट सबसे पहले तैयार किया गया जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट है, मींस इंसेक्ट इस प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। अब ये कैसे इंसेक्ट से बचा जाता है, क्योंकि हम इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट जो होते हैं हमारे क्रॉप प्लांट की जो यील्ड होती है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम ऐसे प्लांट को डेवलप किया कि जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, यानी प्लांट के अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है कि वो इंसेक्ट को इटसेल्फ माने स्वयं उस इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता उसमें पाई जाती है। नो, यहाँ पे जो हम पेस्टिसाइड यूज करते थे उसका यूज हम लोगों ने क्या किया, बंद कर दिया कि प्लांट के अंदर वही कैपेबिलिटी प्लांट के अंदर हमने डेवलप कर दिया कि प्लांट खुद ही इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर डालेगा। अब कैसे, तो बताया गया कि बीटी कॉटन, ये बनाया कैसे गया, तो इसको बनाया क्या गया, तो यहां पे देखा गया कि एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम क्या है, बैसिलस थुरिजेंसिस नामक बैक्टीरिया है, जो सॉइल बैक्टीरिया यानी सॉइल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस बैक्टीरिया क्या करता है, तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, प्रोटीन, यानी उस बैक्टीरिया के द्वारा एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। वो प्रोटीन कैसी होती है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है। ठीक है, जो क्या करता है, किल करता है, सर्टेन इंसेक्ट को किल करने की क्षमता पाई जाती है। मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं उसको मारने की क्षमता उस बैसिलस थुरिजेंसिस नामक बैक्टीरिया में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि बैसिलस थुरिजेंसिस नामक बैक्टीरिया जो होता है एक टॉक्सिन प्रोटीन बनाता है और उसी प्रोटीन की हेल्प के द्वारा वो कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल करता है। तो कौन कौन से इंसेक्ट है जिनको किल करता है, तो उनका नाम क्या है कि लेपिडोप्टेरांस है, कोलियोप्टेरांस है और डायप्ट्रांस है। ये इंसेक्ट के ग्रुप है जिनको वो डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। कौन, वो प्रोटीन। और वो प्रोटीन कि कहां से प्रोड्यूस होता है, बैसिलस थुरिजेंसिस नामक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। अब बात आती है कि लेपिडोप्टेरांस होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, टोबैको बर्डवर्म्स आता है। कोलियोप्टेरांस के अंतर्गत मतलब ये कौन से इंसेक्ट आते हैं, बीटल्स इंसेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। डायप्ट्रांस के अंतर्गत फ्लाइज हो गए, मॉस्किटोज हो गए। ठीक है, फ्लाइज हो गया, मॉस्किटोज हो गया, ये किसके अंतर्गत, डायप्ट्रांस। एंड डायप्ट्रांस इंक्लूड फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, कोलियोप्टेरांस इंक्लूड बीटल्स एंड लेपिडोप्टेरांस इंक्लूड टोबैको एंड बर्डवर्म्स। ये सब इंसेक्ट की वेराइटीज हैं जिनको किल करता है। अब किल कैसे करता है तो उस पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऐसी कैपेबिलिटी है जो प्रोटीन होती है, तो वहां पे जो बैसिलस थुरिजेंसिस उसमें क्या पाता है, क्राइजीन पाया जाता है। कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, क्राइजीन प्रेजेंट होता है। तो क्राइजीन एक प्रकार का आपका बीटी जीन है। ठीक है, और वह क्या होता है, इंसेक्ट स्पेसिफिक जीन होता है जो इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। तो आपको याद रखना होगा, लर्न करना होगा, क्राई फर्स्ट एबी जो जीन है इससे जो टॉक्सिन बनेगा वो किसको डिस्ट्रॉय करेगा, कंट्रोल
कार्बोरस को कंट्रोल यानी उसको कंट्रोल करेगा, मींस उसको किल करने का काम करेगा। क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी जो होता है, यह जीन जो होगा, इस जीन के द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेंगे, टॉक्सिन जो बनाएंगे वो टॉक्सिन किसको डिस्ट्रॉय करेगा, कॉटन बोलवर्म्स को, यानी इंसेक्ट है यानी कॉटन बोलवर्म्स, उस इंसेक्ट को ये किल करता है या उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब बात आती है कि बैसिलस थ्रोजेनेसिस कैसे उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो हमने क्या किया, तो देखा कि जो बैसिलस थ्रोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, नाम याद रखना है, प्रोटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो इनएक्टिव होता है और ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन के रूप में होता है। क्या होता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन के रूप में होता है। अब जब अगर ये प्रोटॉक्सिन अगर कोई इंसेक्ट इसको इंगेस्ट कर लेता है, मतलब इंसेक्ट अगर उसको खा लेता है तो क्या होगा, तो इंसेक्ट के अंदर जो एल्कलाइन पीएच पाया जाता है, यानी उसकी एलिमेंट्री कैनाल का लीजिए या गट में जो एल्कलाइन पीएच होता है, उस एल्कलाइन पीएच के कारण ये प्रोटोटॉक्सिन जो होता है कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव टॉक्सिन में, कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा तो करता क्या है टॉक्सिन, तो उस इंसेक्ट की गट की जो इपिथेलियल वॉल होगी, ठीक है, तो इपिथेलियल सेल्स जो होंगी या वॉल्स होंगी इंसेक्ट की, तो उसको क्या कर देता है, उसमें पोर बना देता है, ठीक है, मतलब ढेर सारे उसके टॉक्सिन के कारण उसके एलिमेंट्री कैनाल में या उसकी इपिथेलियल गट की वॉल में क्या करते हैं, ढेर सारा पोर बना देते हैं, छेद बना देते हैं, और उस पोर के कारण इंसेक्ट की जो गट होती है बस्ट हो जाती है, लाइसिस हो जाता है यानी बस्ट हो जाती है और इंसेक्ट डेथ हो जाता है। अब किया क्या गया, तो यहां पे बैसिलस थ्रोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया के में जो बीटी जीन था, इस बीटी जीन को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा कहां पे, टोबैको में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, टोबैको में डाल दिया गया। तो सॉरी, उसको कहां डाल दिया गया, कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कहां पे डाल दिया गया, कॉटन में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जब उसको कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो उस कॉटन का नाम क्या हो गया, बीटी कॉटन हो गया। अब बीटी कॉटन में अब वही इनएक्टिव फॉर्म में उस जीन के कारण यहां पे प्रोटोटॉक्सिन बनने लगा। प्रोटोटॉक्सिन कॉटन के अंदर बनता है, इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। जैसे इंसेक्ट उसको खाता है तो वह एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इंसेक्ट की जो गट होगी उसको पोरस कर देता है और लास्ट में उसकी गट बस्ट हो जाती है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। इस तरीके से इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बीटी कॉटन को डेवलप किया गया। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे स्लाइड बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा एमकेसी लर्निंग ऐप है, जो गूगल ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है, कहां पे अवेलेबल है, गूगल ऐप पे अवेलेबल है। आप यहां पे जा करके डाउनलोड करके आपको ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा सिस्टम सारा ऑफलाइन का हम लोग पढ़ाते थे, वहां पे वो सेम ऑफलाइन का सारा प्रोसेस ऑनलाइन वहां पे हमने कर रखा है। यानी ऑनलाइन जो जैसे ऑफलाइन आप क्लास पढ़ते थे वैसे ही आपको ऑफलाइन भी क्लास पढ़ने को मिलता है। वहां पे आपको डाउट काउंटर है इस ऐप में। कोई भी अगर आपको डाउट है तो उस डाउट काउंटर पे आप अपनी समस्याओं को या जो भी आपके डाउट्स हों आप वहां पे डाउट काउंटर पे सेंड करके उसका तुरंत आप आंसर पा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलते रहते हैं कि हर एक टॉपिक के रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेंगे। फिर ऑनलाइन आपकी स्पीड टेस्ट जो होती है कि जो 90 मिनट्स के होते हैं, खास करके आपकी जैसे एमएनएस के एग्जाम में होते हैं, तो आपके एमएनएस के एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस आते हैं 90 मिनट में 150 क्वेश्चन ऑनलाइन स्पीड टेस्ट के द्वारा आपकी उसकी टेस्टिंग की जाती है वहां पे। फिर आपको साथ ही साथ बना बनाया नोट्स भी पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल मिलता रहता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट
फैकल्टीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपको डेली के डेली आपके असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, कि यानी जितनी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड आपको डेली के डेली असाइनमेंट आपको दिया जाता है, ठीक है। फिर आपको हेल्प डेस्क है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसका भी आप सारा ले सकते हैं। डिजिटल अटेंडेंस आपकी डेली होती रहती है कि आपने क्लास किया कि नहीं किया, वो भी सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि इंटरेक्टिव क्लासेस की है। आपको इंटरेक्टिव क्लास मंथ में एक बार डायरेक्ट आप फेस टू फेस यानी ऑनलाइन जरिए आप टीचर स्टूडेंट से इंटरेक्टिव वहां पे आपकी क्लास रखी जाती है, जिससे आप डायरेक्ट टीचर से आप डायरेक्ट फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं। आप उनसे जो भी समस्या है अपनी बातें डायरेक्ट फेस टू फेस रख सकते हैं। तो यानी सारी सुविधाएं ऑफलाइन का जो सुविधाएं थी वो सारा ऑनलाइन में कन्वर्ट किया गया। अब लेट ना करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जब हम देखते हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में, किसके बारे में देखते हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में देखते हैं कि यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या है, कैसे डेवलप किया गया, ठीक है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है तो इनको डेवलप किया गया किसके द्वारा, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा यानी डेवलप किया गया है। और ये जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है ये किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है पेस्ट को कंट्रोल करता है। यानी आरएनए इंटरफेरेंस किसको कंट्रोल करता है, यानी पेस्ट को कंट्रोल करता है। बात आती है कि पेस्ट होते क्या है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि पेस्ट होते क्या हैं। तो यहां पे इसलिए लिखा गया व्हाट इज द पेस्ट, पेस्ट क्या है। तो जब पेस्ट की जब बात आती है तो पेस्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट क्या होते हैं, पेस्ट क्या जब देखेंगे तो क्या होते हैं, इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं। पेस्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, एनिमल्स होते हैं कि जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय प्लांट एंड फूड, यानी जो प्लांट को या फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, प्लांट्स को या फूड को जो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट या एनिमल को हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। जैसे रोडेंट यानी चूहा आपका पेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी एनिमल्स होंगे या इंसेक्ट होंगे जो हमारी फूड को या प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो दैट इज नोन एज पेस्ट कहलाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल में यहाँ पे एक पेस्ट का नाम दिया गया निमेटोड। तो निमेटोड जो होता है यह पेस्ट है, इट इज ए टाइप ऑफ पेस्ट जो बिलोंग्स किससे करता है, एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। तो उस निमेटोड का पूरा नाम जब देखते हैं तो मिलैडोगाइनी इनकॉग्निटा, मिलैडोगाइनी इनकॉग्निटा ऐसा ही एक पेस्ट है जो प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है, यानी प्लांट की यील्ड को डिक्रीज करने का काम करता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो जो मिलैडोगाइनी इनकॉग्निटा होता है यह क्या करता है, इन्फेक्शन करता है प्लांट में। और इन्फेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, रूट नॉट डिजीज। यह जो इन्फेक्शन क्या करता है, रूट नॉट डिजीज इन्फेक्शन करता है। अब उसमें होता क्या है कि जब निमेटोड इन्फेक्ट करके रूट नॉट डिजीज करता है तो ये प्लांट से क्या करता है, यानी होस्ट प्लांट से जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो सारा क्या करता है, उसका चुरा लेता है, या कह सकते हैं उस सारा न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। कौन ले लेता है, निमेटोड ले लेता है, ठीक है। मिलैडोगाइनी इनकॉग्निटा उस न्यूट्रिशन को सारा का सारा ले लेगा तो प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में प्लांट कमजोर होगा तो उसकी यील्ड घट जाएगी। और भी क्या क्या होते हैं तो वो भी ध्यान दीजिए। तो रूट नॉट डिजीज कॉज करेगा। अब जब सारा न्यूट्रिशन उसका निमेटोड ले लेगा तो रूट में क्या होता है कि रूट डेवलप्स क्रैक, यानी रूट में क्रैक डेवलप हो जाती हैं। और जब रूट में क्रैक डेवलप हो जाती हैं तो उस क्रैक के कारण वहां पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, मतलब इनवाइट करने लगता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब रूट फट गई है तो कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई उस पे अटैक करके वो भी डिजीज कॉज कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। अब बात आती है कि प्लांट निमेटोड से कैसे बचे, यानी प्लांट जो होता है
वो निमेटोड से कैसे बचे, हाउ टू प्रोटेक्ट प्लांट, ठीक है, प्लांट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, या हाउ टू मेक पेस्ट रेजिस्टेंट, यानी उस प्लांट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें जो पेस्ट के द्वारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम कैसे उसको बनाना है। तो उसके बनाने के लिए बताया गया कि वहां पे तो हम RNAi टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यानी प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना है तो RNAi टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, ठीक है। तो RNAi जो टेक्नोलॉजी है ये क्या होती है, सेलुलर डिफेंस के रूप में, किस रूप में, सेलुलर डिफेंस के रूप में सभी यूकैरियोटिक यानी प्लांट में प्रेजेंट होती हैं, यानी इट इज ए सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। सेलुलर डिफेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पैथोजन जब अटैक करता है तो हमारी जो सेल्स होती हैं वो डिफेंस के रूप में काम करती हैं, या सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंसेज होगा वो क्या करेगा, डिफेंस के रूप में काम करेगा। तो सेल, इसलिए उसका नाम रखा गया कि ये जो RNAi यानी RNAi जो टेक्नोलॉजी है वो सभी यूकैरियोटिक मींस ऑल यूकैरियोटिक में सेलुलर डिफेंस के रूप में पाई जाती हैं। किस रूप में पाई जाती हैं, सेलुलर डिफेंस के रूप में पाई जाती हैं। अब उसी को RNAi टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं जिसके द्वारा प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट्स न्यूट्रिशन लेता कैसे है, ठीक है। तो आपको जानना होगा तो प्लांट न्यूट्रिशन, कोई भी प्लांट कोई भी जो होगा यानी पैथोजन होगा तो न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं। तो क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन जब कोई भी पैथोजन किसी होस्ट के ऊपर अटैक करेगा तो सबसे पहले क्या करता है, एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है, वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और उस एंजाइम की हेल्प के द्वारा जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होंगे उनको क्या करेगा, डिजॉल्व करता है, और उस न्यूट्रिटिव मटेरियल के डिजॉल्व हो जाने के बाद फिर उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब एब्जॉर्ब कैसे करेगा, तो आपको पता है कि आपको ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन सारा प्रोसेस पता होगा। तो डीएनए जो जीन होगा तो उससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। फिर आरएनए से जो प्रोटीन बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन बनती है तो यही प्रोटीन आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। यानी जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन की तरह बिहेव करते हैं। तो वो इसी एंजाइम की सहायता से वो न्यूट्रिशन लेगा। लेकिन हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि वो पैथोजन वो या निमेटोड वो एंजाइम बना ही ना पाए, और जब एंजाइम बना नहीं पाएगा तो वो भोजन को डिजॉल्व यानी फूड को या न्यूट्रिशन को डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। जब उस कंडीशन में न्यूट्रिशन को डिजॉल्व नहीं कर पाएगा तो फूड को ले नहीं पाएगा, यानी फूड को इंगेस्ट नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में वो क्या हो गया कि स्कार्टी ऑफ फूड यानी स्कार्टिसिटी ऑफ फूड में यानी भोजन की कमी में वो अपने आप वो किल हो जाएगा। तो ये बताया गया कि इफ दिस प्रोसेस चेक यानी जो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया थी अगर इसको हम रोक देते हैं, ठीक है, तब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, और जिसके कारण क्या होगा, तब भूखमरी के कारण विदाउट फूड के कारण निमेटोड की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, यानी अब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट में निमेटोड मर जाएगा। अब बात आती है कि हम उसको कैसे ऐसा टेक्निक डेवलप करें। तो उस टेक्निक की जब डेवलप करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए हम क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। क्या कराते हैं, होस्ट प्लांट के अंदर हम ऐसा आरएनए टेक्नोलॉजी जो है RNAi जो टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता लेते हैं। अब उसमें टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है तो उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को
एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की सहायता से इंट्रोड्यूस करते हैं। बाकी आपने पढ़ा होगा कि प्लांट सेल में अगर जीन का ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए हम एग्रोबैक्टीरियम एज ए वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। अब उस एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की सहायता से डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन आपको बताना है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं तो दो स्टैंड होते हैं। एक क्या होता है? एंटीसेंस होता है और दूसरा आपको पढ़े होंगे सेंस स्टैंड होता है। तो दो स्टैंड होते हैं, एंटीसेंस सेंस स्टैंड होते हैं। तो हम ऐसा डीएनए इंट्रोड्यूस कराएंगे कि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड यानी एंटीसेंस और सेंस वाला दोनों ही एमआरएनए यानी आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। जनरली तो क्या करता है? एक स्ट्रैंड ही डीएनए का आरएनए बनाता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस करने के बाद जब होस्ट सेल के अंदर जाए तो दोनों डबल स्टैंडर्ड डीएनए के द्वारा वहां पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो यहां पे तो ये भी आपका क्या बनाएगा? इसके भी द्वारा एक स्ट्रैंड आरएनए का बनेगा, इसके भी द्वारा एक स्ट्रैंड आरएनए का बनेगा। तो जब दोनों के द्वारा स्ट्रैंड आरएनए बने होंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होंगी? कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। और जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगी तो दोनों जुड़ करके डबल स्टैंडर्ड बना लेंगी। डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्लांट के अंदर बन जाएगा। ठीक है, अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए वहां पे प्लांट के अंदर बन जाएगा। तब फिर उसके बाद होता क्या है? तब वहां पे प्लांट के अंदर जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना तो प्लांट के अंदर ये जो सेलुलर डिफेंस के रूप में एक मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है। अब उसके बारे में जानेंगे। तो उसी का नाम क्या है? आरएनए मशीनरी। ठीक है, आरएनएआई जो मशीनरी है, ध्यान दीजिएगा, आरएनएआई जो मशीनरी है उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को आइडेंटिफाई करती है, यानी उसको पहचान लेती है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्लांट सेल के अंदर आया है, बना है। और जैसे उसको पहचान करता है तो आरएनएआई जो मशीनरी होता है तो उसका वहां पे तो उसको आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है या उसको डायसर नामक जाना जाता है। तो ये जो डायसर होता है उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ जा करके जुड़ जाएगा। तो यहां पे देखिए डायसर जुड़ रहा है। तो जुड़ने के बाद क्या करेगा? इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्लीव कर देगा। क्या कर देता है? क्लीव कर देगा, मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या करता है? काट देता है। जब छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट देता है, ठीक है, तो वहां पे आरएनए बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड आरएनए यानी siRNA यानी शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड आरएनए बन जाता है। अब ये जो शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड आरएनए बन गया, ठीक है, यानी डायसर ने उसको छोटे छोटे आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कट कर दिया तो नाम पड़ गया शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड आरएनए। अब इतना प्लांट के अंदर हो गया है, ठीक है, किसके द्वारा? आरएनएआई मशीनरी के द्वारा। अब जब निमेटोड इंगेस्ट कर लेगा इस आरएनए, यानी निमेटोड यानी भोजन खाने के लिए जब आएगा तो उस भोजन को इंगेस्ट करेगा, मतलब उसको एब्जॉर्ब करेगा, लेगा। तो जब उस भोजन को लेगा तो उस भोजन के यानी न्यूट्रिशन के साथ साथ ये जो शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड आरएनए है वो निमेटोड के अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? निमेटोड के अंदर। वो छोटे छोटे आरएनए के जो सेगमेंट बने हैं, वो फ्रेगमेंट बने हैं, वो निमेटोड के शरीर के अंदर जाएंगे। और जैसे जाएगा तो निमेटोड के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रिस्क कॉम्प्लेक्स। तो रिस्क कॉम्प्लेक्स करता क्या है? तो जो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए निमेटोड ने जो इंगेस्ट किया है तो उसको क्या करते हैं? अनजिप्ड कर देते हैं। अनजिप्ड का मतलब होता है कि डबल स्टैंडर्ड ये जो आरएनए है कैसा है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसको कन्वर्ट कर देता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में, यानी ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनजिप्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनजिप्ड हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये अनजिप्ड कर देता है, जो रिक्स होगा तो इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को अनजिप्ड कर देगा, मींस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में ये तोड़ देगा।
अब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए करेंगे क्या? तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में जब कन्वर्ट हो गया तो यही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जा करके जो टारगेट आरएनए होंगे, यानी जो मैसेंजर आरएनए होगा किसका, निमेटोड का, जिससे प्रोटीन बनेगा, उसी मैसेंजर आरएनए से, तो ये मान लिया क्या हो गया, एम आरएनए हो गया। किसका एम आरएनए हो गया? निमेटोड का, यानी निमेटोड का ये एम आरएनए था। अब इस निमेटोड के एम आरएनए से जा करके ये जुड़ जाएंगे, कौन, एस आई आरएनए। कौन जुड़ जाएगा? एस आई आरएनए इसके साथ जुड़ जाएगा। और जब जुड़ जाएगा तो क्या करेगा, तो ये मैसेंजर आरएनए को छोटे छोटे सेगमेंट में ये काट डालेगा, यानी क्लीव्ड कर देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि जब जुड़ जाएगा तो आरएनए को क्लीव्ड कर देगा, मतलब उस मैसेंजर आरएनए को तोड़ देगा, यानी क्लीव्ड कर देगा। और फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो एंजाइम का, यानी एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तब विदाउट एंजाइम उस फूड को वो डिजॉल्व या नहीं कर पाएगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा निमेटोड। और उस कंडीशन में विदाउट न्यूट्रिशन वो क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। नहीं आएगा समझ में तो दोबारा फिर से देखिएगा, तब जाकर के आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं न्यू टॉपिक को। अब उसी कॉन्सेप्ट को आपको जो है तो निमेटोड में कैसे बनाते हैं, तो उस पॉइंट को समझिए। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। अब उसी को समरी के रूप में हमने लिख दिया है, आप ध्यान देंगे। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इफ ना इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, मतलब हम ऐसे डीएनए को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि जो सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए को बनाए, यानी दोनों आरएनए यानी डीएनए का दोनों स्टैंड के द्वारा आरएनए बनेगा। तो दोनों आरएनए कैसे बनेंगे, सेंस और एंटी सेंस बनेंगे। अब दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो इनके द्वारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसके द्वारा, डाइसर के द्वारा उसको पहचाना जाएगा। डाइसर क्या है, प्लांट सेल में ही पाया जाएगा एज ए सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में। डाइसर इज ए टाइप ऑफ एंजाइम जिसको हम आरएनए थर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये करता क्या है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट कर देगा इनटू शॉर्टर फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देगा। और वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट किसके बने, 20 से यानी 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड के बन जाते हैं। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआई आरएनए कहते हैं, यानी शॉर्ट आई का मतलब इंटरस्पर्स्ड आरएनए बन जाएगा। अब इसी शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड को जब निमेटोड इंगेस्ट कर लेता है, तो इंगेस्ट करता है तो निमेटोड में क्या पता है आरएनए मशीनरीज प्रेजेंट होती हैं जिसको रिक्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये रिक्स कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को अनजिप्ड करेगा, यानी सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेगा इनटू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और फाइनली ये आरएनए क्या करते हैं, टारगेट एम आरएनए के साथ जुड़ जाते हैं। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा क्या होगा, एम आरएनए के साथ जुड़ जाएंगे। और जब एम आरएनए के साथ जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, जिसके कारण निमेटोड की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये था कॉन्सेप्ट पूरा निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अगला जो टॉपिक है एप्लीकेशन में जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में आपको बताया गया कि जहां पे कोई डिफेक्टिव जीन होगा उस डिफेक्टिव जीन को हम रिप्लेस कर देंगे बाय नॉर्मल जीन के द्वारा, तो दैट इज नोन एज जीन थेरेपी। तो डिफिनेशन देखिए, तो कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट या रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन बाय द नॉर्मल जीन। ठीक है, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन बाय नॉर्मल जीन आपका क्या कहलाएगा, जीन थेरेपी कहलाएगा। अब जीन थेरेपी में एग्जांपल्स आपको कैसे किया गया, फर्स्ट जीन थेरेपी कहाँ किया गया, किसको किया गया, या किस मेथड के द्वारा हम जीन थेरेपी कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल की जब बात आती है तो जीन थेरेपी में तो एससीआईडी
ये क्या है, एक प्रकार की डिजीज है, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है। पूरा नाम क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, ये आपका SCID का फुल फॉर्म है। इसके बारे में जो आप पढ़ते हैं तो कैसा बीमारी होती है कि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर बीमारी होती है। कैसी बीमारी है, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स बीमारी है। अब यह किसके कारण होती है कि ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ADA यानी एडिनोसिन डीएमिनेज नामक एंजाइम होता है, उसी एंजाइम की कमी के कारण SCID नामक डिजीज डेवलप होता है। ठीक है, अब SCID में क्या होता है कि जिसको यह डिजीज होता है उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे क्या हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन, क्या हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि T लिम्फोसाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत कम हो जाता है। बाकी आपको पता है कि T लिम्फोसाइट क्या होती है, इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी T लिम्फोसाइट के द्वारा पाई जाती है। T लिम्फोसाइट आल्सो हेल्प B लिम्फोसाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में T लिम्फोसाइट हेल्प करती हैं। ठीक है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में T लिम्फोसाइट हेल्प करती हैं, तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। अब बात आती है कि फर्स्ट जीन थेरेपी गिवन 190 में किसको दिया गया, 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल विद ADA डिफिशियंसी, यानी जो 4 ईयर गर्ल थी उसमें ADA की डिफिशियंसी थी और उसी के कारण उसको SCID नामक सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज। सीवियर कंबाइंड में क्या होगा, जब T लिम्फोसाइट कमजोर हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, तो डिफरेंट डिजीज क्या होंगे हमारे शरीर पे होने लगेंगे, मींस डिफरेंट टाइप के पैथोजन का अटैक होगा और हम डिफरेंट टाइप्स के डिजीज से सफर करने लगेंगे। तो धीरे धीरे हम अनेक बीमारियों से ग्रसित होंगे और एट लास्ट वो पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो वहां पे जो ADA की डिफिशियंसी थी जो 4 ईयर गर्ल को, तो फर्स्ट उसको जीन थेरेपी दिया गया 1990 में। ठीक है, अब बात आती है कि जीन थेरेपी के जो मेथड हैं हम क्या कर सकते हैं, तो उसके कुल 3 मेथड आपको जीन थेरेपी के बताए गए हैं। तो पहला जब 2 मेथड पढ़ते हैं कि उसको क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर मान लीजिए चाइल्ड स्टेज में है यानी चिल्ड्रन में दिया जा सकता है, यानी जो जीन थेरेपी होती है एडल्ट में नहीं दे सकते हैं, हम केवल जीन थेरेपी स्पेशली हम बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि एडल्ट तक अगर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है तो एडल्ट तक वो जनरली सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसलिए चाइल्ड के केस में अगर ऐसा कंडीशन आता है तो जहां पे जीन थेरेपी कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन में बताया गया, तो एक है आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और एक मेथड जो है आपका एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है। ठीक है, अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में करते क्या है कि नॉर्मल जीन ऑफ फॉर ADA, मतलब ADA को बनाने वाला जो जीन होगा, क्या होगा, ADA को बनाने वाला जो जीन होगा उसको जीन को ले लेते हैं, फिर हम वेक्टर को ले लेते हैं। तो क्योंकि अब हम एनिमल सेल में जो वेक्टर यूज किया जाता है जीन को ट्रांसफर करने के लिए, रेट्रोवायरस यूज करते हैं। अब उस रेट्रोवायरस को नॉर्मल जीन के साथ हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा इसको कट करा देंगे। कौन सी एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। इसको भी हम किसके द्वारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट करा करके फिर यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेंगे, रिकॉम्बिनेंट DNA तैयार कर लिया जाएगा। ठीक है, अब जब रिकॉम्बिनेंट DNA बन करके तैयार हो जाएगा तो ध्यान दीजिए, तो उस रिकॉम्बिनेंट DNA बनकर तैयार हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ पे वायरस के साथ साथ ADA को बनाने वाला जीन आ गया। तो यहाँ पे लिखा गया है वायरल DNA कंटेनिंग नॉर्मल जीन। ठीक है, क्या पाया जाता है कि वायरल DNA कंटेनिंग नॉर्मल जीन। अब इस नॉर्मल जीन को क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इनटू T लिम्फोसाइट ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो जो पेशेंट होता है उस पेशेंट के T लिम्फोसाइट में इस रिकॉम्बिनेंट DNA को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया, मान लो T लिम्फोसाइट हो गया, तो यहाँ पे आपको लिखा गया T लिम्फोसाइट कंटेनिंग नॉर्मल जीन। ठीक है,
यहाँ पे टी लिम्फोसाइट नॉर्मल जीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इस टी लिम्फोसाइट को माइक्रो इंजेक्शन निडल की सहायता से बोन मैरो में यानी ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है। उस टी लिम्फोसाइट में हुआ क्या, फिर से ध्यान दीजिए कि नॉर्मल जीन लिया, फिर वेक्टर लिया, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टी लिम्फोसाइट में सबसे पहले उस पेशेंट के टी लिम्फोसाइट में हमने डाल दिया। अब उस जीन के कारण उस लिम्फोसाइट के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज नामक एंजाइम बनने लगेगा। अब फिर उस लिम्फोसाइट को हम बोन मैरो में ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। ये तो था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आपने सुना। फिर दूसरा क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करते हैं कि हम फंक्शनल एडीए यानी एडिनोसिन डीएमिनेज नामक एंजाइम को हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। यानी पेशेंट के अंदर उसको क्या किया जाता है, वहां पे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है। इन दोनों की ड्रॉबैक ये है, क्या है, इन दोनों की ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे क्योंकि जो लिम्फोसाइट होती है आफ्टर सम डेज के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, और जब उसकी लिम्फोसाइट की डेथ हो जाएगी तो जो हमने जीन का ट्रांसफर किया है तो वो भी बनना या उसका बनने की प्रक्रिया एमिनेज की बंद हो जाएगी। तो इसलिए दोनों इन दोनों की ड्रॉबैक यही है कि बोथ दीज अप्रोच मतलब ये दोनों जो मेथड्स हैं वो नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, मतलब कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, क्योंकि तब हम ऐसे पेशेंट को हम अगर ये प्रोसेस अपनाते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो बार बार ये प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा, तब जा करके उसका क्योर हो पाएगा, क्योंकि ये परमानेंट क्योर नहीं है। तो इसलिए बताया गया कि नॉट क्यूरेटिव बिकॉज दीज सेल आर नॉट इमोर्टल, मतलब ये इमोर्टल नहीं होती है, मतलब इनकी डेथ कुछ दिनों के बाद हो जाती है। तो इसलिए प्रोसेस हमको बार बार यह टॉपिक को रिपीट करना रहता है, तो इसलिए ड्रॉबैक। तो तीसरा आपको बताया गया कि परमानेंट क्योर या परमानेंट थेरेपी कैसे करेंगे। तो परमानेंट थेरेपी की बात यही जो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस है, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, वो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हमको डिजीज के बारे में जानकारी हो जाए तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यानी परमानेंट क्योर हम कब कर सकते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर सकते हैं। तो जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स से हम जीन को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे कि जो एडीओ को बनाने वाला जीन होगा उस मैरो सेल से हम उसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद उस एडीओ को हम इंट्रोड्यूस करेंगे सेल्स में एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उस सेल्स को एम्ब्रियो के अंदर हम क्या करेंगे, एडीओ के बनाने वाला जीन को ट्रांसफर कर देंगे उस एम्ब्रियो के बोन मैरो में उस जीन को, और जब उसके अंदर जाएगा एम्ब्रियो के अंदर तो यह बताया गया कि दैट इज ए परमानेंट क्योर है। तो यह था जीन थेरेपी के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला बात आती है कि मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं कि यानी अगर जैसे आपको तमाम ऐसे डिजीज होते हैं, वो डिजीज हमको तब हम उसका ट्रीटमेंट कराने जाते हैं कि जब उसका सिम्टम्स अपीयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उस डिजीज का सिम्टम अपीयर होने से पहले अगर हमको पता चल जाए कि हम डिजीज से सफर कर रहे हैं तो उसका अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, यानी समय से पहले अगर हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं कि सिम्टम्स दिखने से पहले, तो उसका क्या होता है, तब हम उसके बारे में क्या होता है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो यही आता है कि कोई डिजीज है अगर उसकी अर्ली डायग्नोसिस हम कर लेंगे तो उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, तो मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ जो टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे 3 टेक्नोलॉजी हैं जिसके द्वारा हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो क्या है, एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, एक पीसीआर है, और तीसरा क्या है आपका एलिसा टेस्ट है, ठीक है। तो यानी 3 मेथड्स हैं। इस 3 मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, डिजीज को डायग्नोस करते हैं। फिर पहला आता है कि आरडीटी यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम डिजीज को डायग्नोस कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो प्रोब की सहायता से।
क्या किसकी सहायता से? मॉलिक्यूलर प्रोब यूज करते हैं, उस प्रोब की सहायता से डिजीज को डायग्नोस करते हैं। तो प्रोब क्या होते हैं? प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होते हैं। प्रोब क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन विद द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है उससे हाइब्रिडाइजेशन कराने में उसको यूज करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए किसका होगा? उस पैथोजन का होगा। किसका होगा? पैथोजन जो डिजीज कॉज कर रहा होगा। ठीक है, तो उसी के डीएनए के साथ हम प्रोब अगर हमारा जाकर के जुड़ रहा है, ठीक है, तब हम डिजीज को आसानी से डायग्नोस कर लेते हैं। तो प्रोब्स क्या होते हैं? जितने भी टाइप्स के आपको यानी डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, ठीक है, तो उनके डीएनए की सीक्वेंसिंग करके उसी का कॉम्प्लीमेंट्री यानी डीएनए या आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड में तैयार करके रखे गए हैं। अगर किसी सैंपल में अगर उसका यानी पैथोजन के वहां पे जीनोम कह लीजिए या डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, अगर हम प्रोब मिलाते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोब अगर जाकर के उसके साथ जुड़ जाता है, तो इसका मतलब है कि पैथोजन वहां पे प्रेजेंट है सैंपल में। तो वही बात आती है कि जो मॉलिक्यूलर प्रोब्स होते हैं सिमिलर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द वायरस हो गया या टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन हो गए, किसके? बैक्टीरिया के या अदर ऑर्गेनिज के। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि इन विट्रो यानी इसको हम तैयार करते हैं, विट्रो में तैयार करते हैं और जिसका हम यूटिलाइज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है? डिजीज की क्या हो जाती है? डायग्नोसिस हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि यहां पे सपोज करिए कि ये आपका क्या है कि पैथोजन का मान लीजिए डीएनए है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। अब अगर ये प्रोब अगर जाकर के इसके साथ जुड़ रहा है, क्या है? अगर प्रोब इसके साथ जाकर के जुड़ रहा है, तो अगर जुड़ रहा है, ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा? तब इसका मतलब पैथोजन वहां पे प्रेजेंट है। अब इसको सेपरेटेड करते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होता है जिसके द्वारा डीएनए को वहां पे आइसोलेट किया जाता है, फिर ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा उसको हम डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं। तो आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें, ठीक है, तो ट्रिक जैसे है आपका, तो स्नो ड्रॉप, ये ट्रिक आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे 3 प्रकार की ब्लॉटिंग टेक्निक होती हैं। एक होती है यस का मतलब होता है सदर्न, यस का मतलब क्या होता है? सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ये किसको आइसोलेट करने के लिए है? डीएनए को। डीएनए को अगर आइसोलेट करना होता है तो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं। अगर आरएनए को आइसोलेट करना होता है तो हम नदर्न यानी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं। किसके लिए? आरएनए को आइसोलेट करने के लिए। ठीक है, ओ का मतलब कुछ नहीं है और W का मतलब हो गया आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ये क्या होती है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। P का मतलब प्रोटीन, यानी प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं। डीएनए को आइसोलेट करने के लिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज किया जाता है। आरएनए को अगर आइसोलेट करना होगा तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं। इस तरीके से प्रोब की सहायता से हम पहचान कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे अगला क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की सहायता से भी हम क्या करते हैं? वहां पे डिजीज का डायग्नोस करते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, यानी डिजीज को डायग्नोसिस में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी यूज किया जाता है। बस आपको नाम रट लेना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के द्वारा, बाकी कैसे करना है आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता दिए हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रिपेयर्ड फॉर द डिफरेंट एंटीजन और पैथोजन। तो जो डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेंस होते हैं या पैथोजन होते हैं, तो उस पैथोजन या एंटीजन के अगेंस्ट में वो स्पेसिफिक टाइप के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ एनी पैथोजन इन द सैंपल, अगर किसी सैंपल में कोई पैथोजन प्रेजेंट है तो उस पैथोजन का स्पेसिफिक जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होगा हम क्या करेंगे? सैंपल में मिला देंगे। ठीक है, अब सैंपल में जब मिला देते हैं तो जब मिला देंगे तो जा करके वह मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज
उस पैथोजन के साथ क्या करेगा, एग्लूटिनेशन करेगा। एग्लूटिनेशन का मतलब उसके साथ जुड़ जाएगा या उसके साथ चिपक जाएगा। तो जब एग्लूटिनेशन कर लिया तो इसका मतलब सैंपल में पैथोजन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की सहायता से हम क्या करते हैं, डिजीज को डायग्नोस कर लेते हैं। ये था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में कि कैसे हम डिजीज को डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे अब आपको जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो हमारे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है जो चल रहा है, जो आप 199 रुपीज मात्र में, कितने 199 रुपीज में केवल आप यहाँ पे सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्या होंगे आपको लगभग 5000 क्वेश्चन के सीरीज आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ 5 मॉक टेस्ट भी, कितने 5 मॉक टेस्ट भी, इनके अलावा 5 मॉक टेस्ट भी आपको कंप्लीटली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके डिफेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट भी वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देर न करते हुए आगे भी हम देखते हैं यहाँ पे कि मेडिकल जो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज है वहां पे पीसीआर के द्वारा हम कैसे इसको करते हैं। तो पीसीआर आपने पढ़ा होगा, जिसका पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 प्रोसेस चलता है। आप एक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा डीनेचुरेशन, नहीं पढ़े होंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे आपको तो अगला पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वगैरह भी डिस्कस कर दिया जाएगा। लेकिन अभी शॉर्ट में आप देखें पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन होता है इसमें 3 प्रोसेस चलता है। डीनेचुरेशन चलता है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, एनिलिंग होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, एक्सटेंशन। इस 3 प्रोसेस के थ्रू तो जो डीएनए होगा वो क्या होगा, एक से क्या होगा 2 डीएनए बन करके तैयार हो जाता है। ऐसे लगभग आप 30 बार यह प्रोसेस अगर रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिलियन कॉपी इसकी बन करके तैयार हो जाती है। तो यह जीन क्लोनिंग यानी जीन की कॉपी करने का एक क्विक मेथड है। चलिए, तो इतना जानने के बाद पीसीआर क्या होता है। तो पीसीआर क्या कहता है कि अगर मान ली सिम्टम्स अपीयर नहीं है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में है, तो जो नॉर्मल डायग्नोसिस टेक्निक है तो उस नॉर्मल डायग्नोसिस टेक्निक के सैंपल में डिजीज के बारे में डायग्नोस नहीं हो पाता है, तो उसमें तब हम क्या करते हैं, पीसीआर का यूज करते हैं। जहां पे सैंपल में पैथोजन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में है तो पीसीआर का यूज करके तो उस लो कॉन्सेंट्रेशन को हम एम्प्लीफाइड कर देते हैं, मतलब उसका बहुत ज्यादा विस्तार करके बहुत बड़ा उसको बना लेते हैं ढेर सारा, और तब उसके बाद उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि पैथोजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो ये पीसीआर के थ्रू किया जाता है। तो वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस अगर वहां पे प्रेजेंट है, कब प्रेजेंट है, जब सिम्टम्स आपको दिखाई ना दे रहा हो। क्या ना दे रहा हो, सिम्टम्स दिखाई ना दे रहा हो, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। यानी जो न्यूक्लिक एसिड है पैथोजन का, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, पीसीआर टेक्निक के द्वारा हम वहां पे उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। कौन सी टेक्निक के द्वारा, पीसीआर टेक्निक के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। अब जो पीसीआर टेक्निक है तो ये क्या करती है, किसको किसको डिटेक्ट करती है। तो जो पीसीआर टेक्निक है एचआईवी को, यानी एचआईवी का अगर कोई डिजीज है, एचआईवी से रिलेटेड उसको डायग्नोस करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ जीन का अगर कहीं पे म्यूटेशन हो रहा होगा या हुआ होगा तो उसको भी डायग्नोस करने में हेल्प करेगी। कैंसर सेल, अगर कोई नॉर्मल सेल से कोई कैंसर सेल बन रही है तो कैंसर सेल को भी जानने में पीसीआर यूज किया जाता है। फिर ट्यूबरकुलोसिस अगर डिजीज है तो उसमें भी, या आप कह सकते हैं कोई अदर जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं तो जेनेटिकल डिसऑर्डर में पीसीआर, तो आपको यही याद करना होगा कि लो कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो पीसीआर उसको एम्प्लीफाई कर देता है, मीन्स उसको विस्तार कर देगा, बहुत ज्यादा बना करके डिजीज को डायग्नोस करने में हेल्प करेगा। कौन कौन से डिजीज डायग्नोस करेगा, विच टाइप ऑफ डिजीज डायग्नोसिस बाय पीसीआर, तो एचआईवी हो गया, जीन म्यूटेशंस, कैंसर सेल, ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इन सब का क्या कहता है, यह डायग्नोस करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आपको इतना जानने के बाद अगला देखते हैं।
ठीक है। अगला आपका क्या है कि नेक्स्ट जो आपका डायग्नोस करने का जो डिजीज को डायग्नोस, दैट इज एलिसा टेस्ट है। कोई एलाइजा भी पढ़ता है तो आप एलिसा भी पढ़ सकते हैं। तो पूरा नाम आप जानेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे है। तो ये भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। ठीक है, तो डिजीज को या डायग्नोसिस करने में यह भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, यानी यह डिजीज के डायग्नोस करने में भी हेल्प करता है। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है कि जो एलिसा होती है, क्वेश्चन पूछता है बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडीज इंट्रैक्शन, यानी यह क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन पे यह क्या होती है, बेस्ड होती है। यानी एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में इंटरेक्ट अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पैथोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, यानी जो एलिसा टेस्ट होती है यह जो क्या करती है, एंटीजन को डिटेक्ट करती है। ठीक है, अब एंटीजन चाहे प्रोटीन्स के रूप में हो या ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होगा, उसको ये डिटेक्ट करने का काम करती है। या फिर दूसरा क्या है, डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन, या क्या करती है कि पैथोजन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बन रही है उसको ये डिटेक्ट करती है। तो एलिसा टेस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जनरली यह कौन से रोग, एड्स डिजीज, यानी एड्स डिजीज के डायग्नोस करने में ये क्या करती है, स्पेशली आपने पहले से पढ़े होंगे तो एलिसा टेस्ट एड्स की यानी HIV की यानी डायग्नोस करने में इसको यूज किया जाता है। इतनी बात आपको हो गया। अब इतना जानने के बाद चलिए हम इससे रिलेटेड जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा, तो आप एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन का आपने टॉपिक पढ़ा, तो उससे जो रिलेटेड अब क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं कि आपने कितना अभी तक देखा, कितना आपको समझ में आया, क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इन सब के क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी ऐसा कौन सा है कि जो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा होगा, यानी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो है हम कहां पे उसको यूज करते हैं। तो पहला क्या है कि बायोफार्मास्यूटिकल, थेरेपेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक में करते हैं। यस, करते हैं, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या करा है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या करा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड प्रोसेस्ड फूड में, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बनाने में, प्रोसेस्ड फूड बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये भी सही है आपका कहना। ठीक है, उसका फिर अगला क्या है, बायो रिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द एबव, तो क्या हो जाएंगे, ये सभी इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट इससे रिलेटेड, द क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है, तो हमने आपको पढ़ाते समय स्टार्टिंग में बताया कि बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल एरियाज ऑफ रिसर्च हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो कौन कौन से देखे, तीनों है कि नहीं, या एक है कि दो है, चलिए चेक किया जाए। तो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोब्स आर प्योर एंजाइम, वेरी गुड। तो ये आप देख रहे होंगे, तो ये आपका पहला ऑप्शन भी सही है कि ये 3 क्रिटिकल एरियाज में पहला जो ऑप्शन है ये आता है। दूसरा क्या कर रहा है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटालिस्ट टू एक्ट, ये भी आपका क्रिटिकल रिसर्च एरिया में शामिल है। सेकेंड पॉइंट भी आपका सही है। तीसरा क्या है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी आपका थर्ड पॉइंट भी आपका क्या है, तो यानी तीनों क्रिटिकल एरियाज जो शामिल है तो यहाँ पे रिसर्च में, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया।
अब अगला देखते हैं थर्ड क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि द प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स हुज जीन्स आर अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड। मतलब ऐसे बैक्टीरिया हैं, प्लांट हैं, ठीक है, एनिमल्स है जिनका जीन का मैनिपुलेशन किया गया या जीन का अल्टर्ड किया गया, तो ऐसे जीव को या ऑर्गेनिज को क्या कहेंगे? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज कहेंगे, यस कहेंगे। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज कहेंगे, यस कहा जाएगा। पेस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज कहा जाएगा। अब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मेडिसिन में अब यहाँ पे हम अगला एक टॉपिक देखते हैं किसके बारे में? इंसुलिन के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? इंसुलिन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन के बारे में जब देखते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन को भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी इसका भी क्या किया गया है? फार्मेशन किया गया है, ठीक है। अब कैसे फार्मेशन किया गया, थोड़ा सा इसके बारे में हम इंसुलिन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तब फिर उसके बारे में कैसे बनाया गया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो ह्यूमन इंसुलिन है जिसका नाम क्या रखा गया, जो जेनेटिकली बनाया गया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसका नाम क्या रखा गया? ह्यूमुलिन रखा गया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होता है। कैसा हार्मोन्स होता है? प्रोटीनेशियस, ठीक है। तो कैसा हार्मोन्स होता है? प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होता है। जब इस प्रोटीनेशियस हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो एक आता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रो इंसुलिन। किसके बारे में? प्रो इंसुलिन, जो किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। कितने अमीनो एसिड का बना होता है? 86 अमीनो एसिड का ये बना होता है, जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, ए, बी एंड सी, यानी 3 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ए पेप्टाइड जो चेन्स होती है वो 21 अमीनो एसिड का बना होता है। बी पेप्टाइड जो चेन्स होती है वो 30 अमीनो एसिड की बनी होती है, और जो सी पेप्टाइड जो चेन होती है वो 35 अमीनो एसिड की बनी होती है। क्लियर हो गया? लेकिन क्या होता है कि जो मैच्योर इंसुलिन होता है, क्या होता है? मैच्योर इंसुलिन होता है जो एक्टिव रहता है, यानी ये एक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये जो एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, तो जो एक्टिव फॉर्म में इंसुलिन है तो कितने अमीनो एसिड का बना है? 51 अमीनो एसिड का बना है। इसमें केवल 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, एक ए प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या होता है? बी प्रेजेंट होता है। ए पेप्टाइड चेन जो होगी और बी पेप्टाइड चेन होगी तो उनके बीच सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा? सल्फाइड बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 2 सल्फाइड बॉन्ड इनके बीच पाए जाते हैं, ठीक है। कितने सल्फाइड बॉन्ड? 2 सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा दोनों चेन आपस में जुड़ी होती है। अब कैसे जुड़ी होती है तो ध्यान दीजिए, फिगर के द्वारा देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या है कि ये प्रो इंसुलिन है। क्या है? प्रो इंसुलिन है, जिसमें कितनी चेन है? एक ए है, एक ए है, एक बी है, एक क्या है? सी है। तो 3 पेप्टाइड चेन होती हैं। अब इस प्रो इंसुलिन में जब सी पेप्टाइड को हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, इसको हटा दिया जाता है। तो बचता क्या है? ए चेन बचती है और बी चेन बचती है। तो ए और बी के चेन के बीच एक सल्फाइड बॉन्ड यहाँ है, एक सल्फाइड बॉन्ड यहाँ है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा दोनों इस चेन क्या होती है? आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? प्रो इंसुलिन में किसको हटा देते हैं? सी पेप्टाइड चेन को जब हटा देते हैं तो आपको मैच्योर इंसुलिन मिल जाता है। बात इतनी समझ में आया? तो यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले इंसुलिन को जो प्राप्त किया जाता था तो वहां पे किससे प्राप्त किया गया था? डॉग से प्राप्त किया गया था, पिग से प्राप्त किया गया था। तो उनके मार करके, उनके अग्नाशय से इस हार्मोन को आइसोलेट किया जाता था, ठीक है। अब आइसोलेट करने के बाद किसको दिया जाता था? डायबिटीज पेशेंट को दिया जाता था। लेकिन कुछ डायबिटीज पेशेंट में यह जो इंसुलिन जो एनिमल से प्राप्त करके दिया जाता था वो क्या करता था? एलर्जी कॉज करता था किसी किसी पेशेंट में। तो यह क्या था कि यह जो इंसुलिन जो अग्नाशय से लिया गया जानवरों से, यानी पैंक्रियाज से, तो वो
इफेक्टिव नहीं था किसी किसी पेशेंट में, एलर्जी कॉज करने लगता था, तो सबसे पहले बैंटिंग एंड बेस्ट नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट आइसोलेट इंसुलिन किया था। कहाँ से? डॉग से, फिर पिग से, पैंक्रियास से यूज किया गया, और जिसका यूज हम किस में? क्योर करने में, यानी किसके? डायबिटीज को क्योर करने में वहां पे यूज किया गया। ठीक है, डायबिटीज को यूज यानी यहाँ पे डायबिटीज के क्योर करने में, किसको? डायबिटिक को क्योर करने में इसको सबसे पहले यूज किया गया। लेकिन आपको बताया गया कि दीज इंसुलिन काज एलर्जी इन सम डायबिटिक पेशेंट में, कुछ डायबिटिक्स पेशेंट में यह क्या करता था? एलर्जी कॉज करता था। अब कैसे ये इंसुलिन को बनाया गया तो उसके बारे में देखिए। ठीक है, तो बनाने का जो सबसे मेथड किया गया कि ह्यूमन इंसुलिन जीन को लिया गया, फिर वेक्टर को लिया गया। ठीक है, और उस इंसुलिन जीन को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, वेक्टर को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने उसको सबसे पहले कट कराते हैं। आफ्टर कट कराने के बाद फिर उसका क्या किया जाता है? लाइगेशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? लाइगेशन कराते हैं, उसको लाइगेटेड करते हैं। जब लाइगेशन करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं इन ई कोलाई में। कहां पे ट्रांसफर करते हैं? ई कोलाई में इसको ट्रांसफर कहते हैं, यानी ट्रांसफर इन ई कोलाई। क्या लिख लेंगे आप यहां पे? ट्रांसफर इन ई कोलाई। ठीक है, तो हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? ई कोलाई में इसको ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद सेल को फिर क्या होता है? ट्रांसफॉर्म्ड सेल को बाय सिलेक्शन मेथड, जो डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्शन मेथड हैं, ठीक है, तो उस सिलेक्शन के द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल को सेलेक्ट किया जाता है। फिर सेलेक्ट करने के बाद फिर उस क्या करता है कि जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होती है वो अपना कैरेक्टर्स, यानी जो हमने फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कराया है वो एक्सप्रेस करेगी। तो एक्सप्रेस के द्वारा क्या बनेगा? तो ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन बनने लगेगा। तो ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन जब बनेगा तो उसको हम क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। फिर आइसोलेट करते हैं तो जो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इंसुलिन ये बना है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन कहेंगे। अब फिर यह इंसुलिन जो होता है डायबिटीज पेशेंट के ट्रीटमेंट में यह यूज किया जाता है। ठीक है, इतना जानने के बाद यहां पे जब आप देखेंगे तो यहां पे ये जो ह्यूमन इंसुलिन जीन था तो इसको सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया था? तो अमेरिकन फिल्म्स मींस अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम इली लिली उस कंपनी का नाम था। तो 1983 में, यानी वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल यानी 5 जुलाई 1983 में, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यानी ह्यूमन इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा कहां पे प्रोड्यूस किया गया था? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में बनाया गया था। फिर ई कोलाई से उस इंसुलिन को आइसोलेट करके फिर उसका ट्रीटमेंट किया गया किसके? ह्यूमन के में जो डायबिटीज पेशेंट से सफर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये आपका एप्लीकेशन का जो रिलेटेड टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि जो अभी तक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको कितना जानकारी हो पाई है या नहीं हो पाई है, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। तो क्वेश्चन को जब देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? यानी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, कौन सा एप्लीकेशन है? तो पहला क्या है? बायोफार्मास्यूटिकल, थेरेपेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन में आता है। यस, ये टॉपिक आता है। ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड प्रोसेस्ड फूड, ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये भी उसका एप्लीकेशन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हम क्रॉप्स बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार करते हैं। नेक्स्ट आप जब देखते हैं बायोरिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी का जो प्रोसेस है ये भी क्या होता है? प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन का रहा ऑल ऑफ द एबव, इसका मतलब सभी सही हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं द क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जब क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात आती है तो स्टार्टिंग में ही आपको हमने बताया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जब देखेंगे तो 3 क्रिटिकल एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के।
वो 3 क्रिटिकल एरियाज बायोटेक्नोलॉजी के क्या है? पहला क्या है? प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम, ये पहला है, राइट है। दूसरा क्या है? क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर ए कैटालिस्ट टू एक्ट, ये भी आपका क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये भी क्या है? क्रिटिकल एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन यहां सही है। चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए राइट आंसर। क्लियर हो गया? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि द प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स हुज जीन्स आर अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड, मतलब जिनका जीन को हमने बदल दिया है मैनिपुलेशन के द्वारा या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे, यस। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, यस। पेस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, वो भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते, ये भी है। तो बोथ ए बी सी, मतलब सभी सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्या करा है? सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थ्रोजेनेसिस हैव प्रोटीन दैट कैन किल, यानी किसको किल करेगा? यानी जो बैसिलस थ्रोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया है तो किसको किल करने का काम करता है? तो आपको बताया गया था कि कोलियोप्टेरांस, ठीक है, डायप्टेरांस एंड लेपिडोप्टेरांस वाले जो ग्रुप है इंसेक्ट के, इन सबको क्या करता है? किल करता है। तो इसका मतलब कोलियोप्टेरांस भी राइट आंसर, लेपिडोप्टेरांस राइट आंसर, डायप्टेरांस राइट आंसर। तो ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन के बारे में क्या ट्रू है? यानी यहां पे कौन सी ऐसा बात है कि जो बीटी के बारे में ट्रू है? तो देखते हैं। द कंसर्न्ड बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन, ये नहीं हो सकता। बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस, तो बैसिलस में एक्टिव के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इनएक्टिव के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तीसरा क्या करा है? द इनएक्टिव प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट, यस। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्या? एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटर ओवरीज, ओवरीज में नहीं इंटर करता है, ठीक है। कहां इंटर नहीं करता? ओवरीज में इंटर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन्स क्राई फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी, यानी कंट्रोल किसको करता है? तो जब कंट्रोल की बात आती है तो इसमें कॉटन बुलवर्म्स है, ठीक है, कार्नबोरन्स है, बड वर्म्स है, बटरफ्लाइज है। तो किसको यहाँ पे कंट्रोल करेगा? तो ये कॉटन बोलवर्म्स को कंटेन करते हैं। और जो कॉटन कार्नबोरर्स हैं ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा? क्राई फर्स्ट ए बी के द्वारा, यानी इसको कंट्रोल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है कि ए निमेटोड दैट इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, ठीक है, काजिंग रिडक्शन इन द यील्ड। तो आपको फर्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे और निमेटोड्स में अभी एप्लीकेशन में आपने पढ़ा था कि पेस्ट रेजिस्टेंट निमेटोड प्लांट में, तो आपने कौन सा ऐसा निमेटोड है जो टोबैको को रूट को डिस्ट्रॉय करता है, उसमें डिजीज कॉज करता है, उसकी रिडक्शन को डिक्रीज करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा नामक निमेटोड्स जो होता है वो टोबैको में उसकी यील्ड को रिड्यूस करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स डू नॉट अकर नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा कौन सा जीन है जो नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में वहां पे लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है? तो बीटी जीन आपको प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। आरएनए जीन्स ऑल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। क्राई जीन्स ये भी कहां प्रेजेंट है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इसका मतलब आपको क्या है कि इंडोजिनस साइटोप्लाज्मिक ये जो जीन है कौन सा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी 8 का आंसर इंडोजिनस साइटोप्लाज्मिक डिफेंस जीन, यही क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
ठीक है। तो जब नेक्स्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको तो एमकेसी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी के रूप में बता देना चाहते हैं। तो एमकेसी में आपको यहाँ पे सारे कोर्सेस के, ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में बुक आपको अवेलेबल है, ठीक है, और बुक भी बनाई गई है, जिसको अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो इसकी आपको बुक की डिलीवरी जो होती है फ्री ऑफ कास्ट आपको इसकी डिलीवरी दी जाती है। आपको किसी भी डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड बुक आप चाहते हैं तो आपको यहां से आप एमकेसी लर्निंग ऐप के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अगला क्या कह रहा है कि ये डाइकोटिलीडन्स प्लांट फार्म क्राउन गॉल, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें क्राउन गॉल डिजीज काज होता है, किसके द्वारा काज होता है? तो आपने पढ़ा होगा तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस के द्वारा होता है, ठीक है। कम्स इन कांटेक्ट विद द प्लांट, यहां पे कह रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स कम इन कांटेक्ट विद राइजोजीन्स डिजीज नहीं काज करता, एग्रोबैक्टीरियम काज करता है। ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम द टीआई प्लाज्मिड गेट इंटीग्रेटेड विद द प्लांट क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहां पे ये भी नहीं होगा ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम द आरआई प्लाज्मिड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस वो क्या करता है डाइकाट प्लांट में, वो कौन सा डिजीज काज करता है? क्राउन गॉल डिजीज। क्या करता है? क्राउन गॉल डिजीज। जितने भी डाइकोटिलीडन्स प्लांट होते हैं उन सब में यह क्या करता है? क्राउन गॉल डिजीज काज करता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि द स्ट्रेटजी यूज्ड टू प्रिवेंट द निमेटोड इन्फेक्शन, ठीक है। तो निमेटोड के इन्फेक्शन से प्लांट को बचाने के लिए ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी वहां पे अप्लाई करते हैं? तो उससे बचाने के लिए तो आपने पढ़ा होगा आरएनए इंटरफेरेंस जो है टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, प्लांट को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, किससे? निमेटोड से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10th का जो राइट आंसर हो गया दैट इज बी हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या करा है कि द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन था जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया तो क्या था? इंसुलिन। और किस फार्म में प्रोड्यूस किया गया? ह्यूमुलिन के फार्म में प्रोड्यूस किया गया। किसने बनाया? अभी आपको बताया गया कि अमेरिकन कंपनी इली लिली नामक कंपनी थी, अमेरिकन फिल्म, जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन इंसुलिन को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा वहां पे उसको प्रोड्यूस किया। फिर अगला बात आता है कि पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट को ढूंढना है, ठीक है। पहला क्या है? इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन दैट आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये बात गलत हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा लिंक्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट की बात हो रही है, तो किसके द्वारा वहां पे लिंक्ड रहता है? तो जब आप देखेंगे तो डाई सल्फाइड किसके द्वारा लिंक रहता है? जब आप पढ़ते हैं तो डाई सल्फाइड कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा दोनों चेन लिंक्ड रहती है। चलिए अगला देखते हैं। इंसुलिन इज यूज्ड टू मैनेज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, ठीक है। एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज में इसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया, तो ये भी आपको सही है, ये भी सही है, करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। इन द मैमल इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन के रूप में, ये भी सही है कि इंसुलिन जो होता है मैमल्स में प्रो हार्मोन के रूप में बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर होगा पहला आंसर होगा, क्या होगा? फर्स्ट आंसर, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे बता रहा है, तो इसलिए यही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या कर रहा है कि द प्रो इंसुलिन कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कार्ड, द प्रो इंसुलिन कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कार्ड, यानी प्रो इंसुलिन में एक्स्ट्रा क्या पाया जाता है? तो 3 पेप्टाइड चेन पाई जाती है, आपको बताया गया कौन कौन सी थी? ए था, बी था, तो सी था। लेकिन मैच्योर में क्या पाया जाता है? तो मैच्योर में जब आप पढ़ते हैं
तो मैच्योर में केवल ए और बी पाया जाता है, सी नहीं पाया जाता है, एक्स्ट्रा इसी को मान लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पेप्टाइड इज द राइट आंसर। अगला क्या करा है कि द फर्स्ट अमेरिकन कंपनी दैट प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंस corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli to produce insulin chain was। तो कौन सी ऐसी अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने इसको बनाया था, ह्यूमन इंसुलिन की चेन को, यानी चेन ए और चेन बी को अलग अलग उन्होंने निर्माण करके फिर उसको वहां पे डाइसल्फाइड बांड के द्वारा वहां पर उनको जोड़ दिया गया था। तो कौन सी कंपनी थी, इली लिली कंपनी थी जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन इंसुलिन को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा वहां पे तैयार किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला क्या है कि द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन टू 4 ईयर ओल्ड गर्ल विथ। तो यानी फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी आपको पता है कि 1990 में वहां पे दिया गया था, और वो जो 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी वो सफर किससे कर रही थी कि एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी से वो सफर कर रही थी। तो दैट इज इसका 15 का राइट आंसर, फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 को देखते हैं। द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन डीएमिनेज इस डिफिशियंसी में भी क्योर्ड परमानेंटली, यानी परमानेंटली उसका क्योर हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको बताया गया था कि परमानेंटली क्योर हम कैसे कर सकते हैं। तो इंट्रोड्यूस जीन फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम वहां पे एडीए से रिलेटेड जो जीन होगा अगर वहां पे मैरो सेल से निकाल करके अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, परमानेंट उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी ये जो आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये क्या होते हैं, ये परमानेंट क्योर नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्या है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो पीसीआर कैन बी यूज्ड फॉर, यानी पीसीआर को हम यूज्ड करते हैं, उनको यूज्ड किस पर्पज से किया जाता है, टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। यस, यानी एचआईवी वायरस को डिटेक्ट करने में यानी पीसीआर को यूज किया जाता है टू डिटेक्ट जीन म्यूटेशन इन कैंसर पेशेंट। तो कैंसर जो पेशेंट होंगे तो वहां पे जीन म्यूटेशन को भी डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, टू आइडेंटिफाई मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी पीसीआर टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ये आपके उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे आपने देखा कि कितने आपने इजी ढंग से आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, एमकेसी लर्निंग ऐप पे इसी तरीके से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा आपको ऑफलाइन का जो सारा आपको सुविधा मिलेगी वही सारी फैसिलिटीज सुविधाएं आपको ऑनलाइन पे भी प्राप्त होती है। ओके, थैंक यू। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com।